बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास 10 में हम पढ़ रहे हैं होम्योस्टेसिस एंड ह्यूमन बीइंग्स। किस तरह इंसान की बॉडी इंटरनल कंडीशन को कांस्टेंट स्टेट में या बैलेंस स्टेट में रखता है, कौन से आर्गन इसमें यूज़ होते हैं, कौन से तरीक़ेकार ये अपनाकर बॉडी में कांस्टेंट या बैलेंस कंडीशन को मेंटेन या बरकरार रखते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ आर्गनिज़म में यूज़ होते हैं। सबसे पहला यहाँ पर ज़िक्र है लंग्स की। हमारे जो फेफड़े होते हैं, हमारे जो लंग्स होता है, ये बॉडी के होम्योस्टेसिस में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। जिस तरह हमें मालूम है कि बॉडी में होता है रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है सेल से। अभी कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट प्रोडक्ट है और कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक गैस है। ठीक है, ये हाइड्रोजन प्लस आयन फिर देगा और क्या करेगा, ब्लड एसिडिटी को इंक्रीज करेगा। तो अगर ये बॉडी में या टिश्यू में अकमुलेट हो जाता है ब्लड वगैरह को, ये क्या करेगा, ये एसिडिक करेगा। अब ये बात ज़रूरी है कि कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जाए बॉडी से। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेवल करती है अलॉन्ग विद ब्लड और आ जाता है कहाँ पर, आ जाता है लंग्स में। फिर अल्वेलाइज में हमें मालूम है कि गैसेस एक्सचेंज का एक प्रोसेस होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ हो जाता है ब्लड से लंग्स में, और लंग्स से ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो जाता है ब्लड में। और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में डिफ्यूज़ हुआ, अब वो आएगा एक्सहेलेशन के प्रोसेस में बॉडी से बाहर एनवायरनमेंट में। तो अगर हमारी लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल नहीं करता तो क्या होता, क्या हमारा बॉडी एक बैलेंस स्टेट में रह सकता था? कभी भी नहीं। क्या एक कांस्टेंट या एक नॉर्मल कंडीशन इनसाइड मेंटेन हो सकती थी? कभी भी मेंटेन नहीं हो सकती। तो लंग्स क्या करते हैं, लंग्स हमारे बॉडी में एक कांस्टेंट और बैलेंस कंडीशन को मेंटेन रखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके। तो ये वाज़ेह बात है कि लंग्स हमारे पास एक होम्योस्टेटिक आर्गन है। वो आर्गन है जो बॉडी में क्या करता है, होम्योस्टेटिक या होम्योस्टेसिस कंडीशन या कांस्टेंट कंडीशन को मेंटेन करता है। दूसरा हमारे पास होम्योस्टेटिक आर्गन है स्किन। स्किन भी बॉडी के इंटरनल कांस्टेंट या इंटरनल बैलेंस कंडीशन में इंतहाई इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। और स्किन एडॉप्टेड हैं थर्मो रेगुलेशन के लिए। किस चीज़ के लिए? थर्मो रेगुलेशन के लिए। मोस्टली स्किन जो है ये क्या करता है, स्किन आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने की कोशिश करता है। जिस तरह हमें मालूम है, देयर इज़ अ थिन लेयर ऑफ फैट बीनीथ द एपिडर्मिस ऑफ द स्किन। स्किन के सबसे ऊपर वाले लेयर के नीचे पेट सेल का एक लेयर होता है। जैसा कि हमें मालूम है कि पेट्स हमारे पास वो चीज़ हैं जिससे न हीट, इसकी वजह से न हीट लो करता है कि बॉडी में आ जाए, और न हीट लॉस का प्रोसेस होता है। ठीक है, लेदर, जो चीज़ लेदर का हो उसमें भी ये खास एबिलिटी होती है कि वो हीट लॉस भी नहीं करता इजीली और हीट गेन भी नहीं करता। तो अब क्या होता है, जब सर्दियों के कंडीशन में या कोल्ड कंडीशन में या विंटर सीजन में मसल्स अटैच एट द बेस ऑफ द हेयर ऑन द स्किन कंट्रैक्ट। जिस तरह हमें मालूम है कि मैमल्स का एक खुसूसियत ये है कि इनके बॉडी पर हेयर्स होते हैं। इन हेयर का जो बेस होता है स्किन में, वहाँ पर छोटे मसल्स होते हैं। तो सर्दियों के मौसम में वो मसल कंट्रैक्ट हो जाते हैं, और कंट्रैक्शन के साथ साथ स्किन पर गूज बम्प्स अपेयर हो जाते हैं। जिस तरह ये मसल्स, हेयर के बेस पर जो मसल्स हैं ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं, तो एक ये बात होती है कि हेयर एरेक्ट हो जाते हैं। देखिए, विंटर सीजन में मोस्टली स्किन पर जो हेयर होते हैं ये थोड़े से
वर्टिकल पोजीशन में होते हैं, थोड़े से स्टैंड पोजीशन में होते हैं। इसका वजह ये है कि इनके बेस पर जो हेयर हैं वो कंट्रैक्ट हुए हैं। तो जब ये हेयर कंट्रैक्ट होते हैं तो स्किन पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं और वो कहलाते हैं गूज बम्प्स। और ये फिनोमेना तब इंतहाई विजिबल ये गूज बम्प होते हैं जब सर्दियों की कंडीशन में हम नहाते हैं। आफ्टर टेकिंग अ बाथ आप स्किन को चेक करेंगे तो मोस्टली आर्म्स पर जो है आप देख सकते हैं कि ये जो हेयर होते हैं, हेयर के बेस पर या जो जहाँ पर हेयर्स हैं वो जगह थोड़ा सा जो है वहाँ पर डंप शेप होगा थोड़ा सा, तो छोटे छोटे दाने निकल आते हैं और ये कहलाते हैं गूज बम्प्स। और ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेनेंस के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये जो गूज बम्प्स स्किन पर आते हैं तो आपके स्किन में एक ब्लैंकेट, एक लेयर बन जाता है गर्म हवा की, ठीक है। और ये हीट को एलो नहीं करता कि आपकी बॉडी से बाहर आ जाए। इसी तरीके से क्या करता है, ये बॉडी के थर्मो रेगुलेशन या जो टेम्परेचर रेगुलेशन है ये मैकेनिज्म इस तरह होती है, ठीक है। इसी के बाद ये दूसरी बात ये है कि सर्दियों के मौसम में ये इरेक्शन, आप हेयर्स जो हैं स्किन पर जो हेयर्स होते हैं ये थोड़े से इरेक्ट हो जाते हैं क्योंकि ये एज अ इंसुलेटर काम करते हैं। तो फिर अगर ये स्किन पर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होंगे तो फिर सनलाइट जो है वो थोड़ा सा कम जाता है स्किन के ऊपर या इनकी कांटेक्ट कम आएगा। तो जब ये वर्टिकल पोजीशन में होता है तो सनलाइट डायरेक्टली आपके स्किन पर लग जाता है, फिर फर्दर जो है विटामिन डी का जो प्रोसेस है या वैसे ही इसमें जो हीट होता है वो आपकी बॉडी गेन कर सकती है, ठीक है। अच्छा, अब गर्मियों के मौसम में स्किन क्या करेगा? कूलिंग इफेक्ट के लिए स्किन क्या करते हैं, स्किन में कुदरत ने रखते हैं स्वेट ग्लैंड, और ये क्या करते हैं, ये स्वेट जो है वो प्रोड्यूस करता है कंटिन्यूसली और इसी के ज़रिए इवापोरेशन होता है, ठीक है। इसके अलावा स्वेट के ज़रिए एक्स्ट्रा वाटर भी बॉडी से निकल जाते हैं, साल्ट भी निकल जाते हैं और नाइट्रोजीनियस वेट्स भी बॉडी से निकल जाते हैं, ठीक है। तो स्वेट का निकलना गर्मियों में इंतहाई और वो ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से आपकी बॉडी क्या करती है, वो हीट को लॉस करती है। किस तरह वो हीट को लॉस करती हैं? जो वाटर होते हैं तो वाटर हमेशा हीट को गेन करता है, ठीक है। तो वही वाटर जो आपके बॉडी से निकलते हैं तो बॉडी का कुछ ना कुछ वो हीट इस वाटर ने एब्जॉर्ब किया था, तो जब ये बॉडी से निकले तो वो हीट वो आपकी बॉडी से एमिट या बाहर खारिज हुआ। तो इसी तरह आपकी बॉडी जो है वो अपने बैलेंस करने के इंटरनल सिस्टम जो है वो थर्मो रेगुलेशन करता है, वो टेम्परेचर को बैलेंस रखने की कोशिश करता है, ठीक है। इसके अलावा जो उसके स्वेट होती हैं, पसीना जो होता है इसमें वाटर भी होता है, पर वाटर के अलावा इसमें साल्ट और कुछ नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं, इसलिए वो खुश्क होने के बाद स्मेल प्रोड्यूस करता है। अगर इसमें सिर्फ वाटर होते तो वाटर आप कपड़े के ऊपर डाल दें, वो खुश्क हो जाता है पर वो स्मेल को प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। इसके अलावा स्वेट जो है वो ज़रूरी होता है, इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं या इसमें साल्ट जो होता है मोस्टली, तो ये इम्यून सिस्टम के साथ मदद करता है। साल्ट में कुछ बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर सकते, तो आपके स्किन के ऊपर जितने बैक्टीरिया होते हैं वो जब पसीना निकलता है तो इसी के साथ साथ वो मर जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक जर्नल पॉइंट में उन्होंने डिस्कस किया है कि स्वेट ग्लैंड जो होता है वो डॉग्स के स्किन में इंतहाई कम होते हैं, इसलिए वो अपनी ज़ुबान को बाहर निकालते हैं ताकि वो एवापोरेशन ऑफ वाटर इससे हो सके और वो कूलिंग इफेक्ट या हीट को लॉस कर सके बॉडी से। ये वो फिगर हैं जिस तरह भी हमने यहाँ पर थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन की। तो ये सबसे पहला ऊपर लेयर है एपिडर्मस, फिर एपिडर्मस के नीचे जो लेयर होता है वो है डर्मस। इपी का मतलब होता है एबो और डर्मस का मतलब यहाँ पर ये लेयर है। तो डर्मस के ऊपर एक लेयर है, एक हमारे पास डर्मस है। इसी साइड पर हमारे पास सेल्स हैं मेलेनोसाइट, तो ये वो सेल्स होते हैं जो आपके स्किन को कलर देते हैं, ठीक है। जिस तरह नंबर ऑफ मेलेनोसाइट पर डिपेंड करता है, फिर आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये कलर्ड स्किन कलर्ड के लिए वो सेल्स होते हैं, वो ये पिगमेंटेशन असल में करती हैं कि किस तरह एक स्किन का फिर कलर, इसकी अफेयरेंस हमारे सामने आती है। इसके अलावा ये स्वेट ग्लैंड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इससे एक छोटा ट्यूब या वेसल्स या डक्ट यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर स्वेट का प्रोडक्शन होता है, फिर वो निकल आता है स्किन में यहाँ पर, ठीक है। ये इसमें ऑयल ग्लैंड है, ऑयल ग्लैंड का दूसरा नाम है सीबेशियस ग्लैंड। इससे कुछ खास किस्म का एक ऑयली सब्सटेंस निकलता है,
जो आपकी स्किन को क्या करता है, ये नरम रखता है, ठीक है, स्किन को ड्राइंग से जो है वो बचाता है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है, और ये ऑयल ग्लैंड भी इम्यूनिटी में, इंसान की बॉडी के प्रोटेक्शन में मददगार साबित होता है, ठीक है। और ये स्किन में ब्लड वेसल्स होते हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हमारे पास उन्होंने स्किन का एक छोटा सा हिस्सा लिया है। यहाँ पर असल में हेयर के बेस पर यहाँ पर ये मसल्स होते हैं जो कंट्रैक्ट हो जाते हैं और पेट्स का एक ब्लैंकेट बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसमें बात दी गई है कि कभी कभार ऐसा होता है कि बॉडी में अगर बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो हमारे बॉडी में ल्यूकोसाइड का मतलब होता है WBC, ये नंबर में इंक्रीज हो जाते हैं। तो जब ये ल्यूकोसाइड हमारे बॉडी के WBC आते हैं, ये पैथोजेंस को किल करते हैं, बैक्टीरिया वायरसेस को किल करते हैं, तो उससे एक स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल प्रोड्यूस होता है। वो केमिकल कहलाता है फायरोजीन, ठीक है। क्या कहलाता है? वो फायरोजीन कहलाता है। अब ये केमिकल ब्रेन में क्या करते हैं, ब्रेन के सेट पॉइंट को इंक्रीज करते हैं 37 से, ठीक है। तो ब्रेन पर सिग्नल देते हैं बॉडी के पार्ट्स को कि आप हीट को जनरेट करें, और इसी तरीके से बॉडी का टेम्परेचर एज अ होल इंक्रीज हो जाता है, और वो कंडीशन हम पेवर कहलाते हैं, बुहार। तो ये बुहार का उन्होंने थोड़ा सा ये तरीके का जिक्र किया है कि इसी तरीके से इंसान को बुहार होता है, ठीक है। तीसरा हमारे पास है किडनी एक्ट एज अ होम्योस्टैटिक ऑर्गन। किस तरह इंसान का गुर्दा बॉडी के इंटरनल कंडीशन को या स्टेट को मेंटेन रखने की कोशिश करता है। तो देखिए, गुर्दे जो है ये दो फंक्शन करते हैं, ठीक है। ये करता है ब्लड फिल्टरिंग, इंसानी ब्लड को फिल्टर करना, और इसमें जितने भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं उनका रिमूवल करना। दूसरा गुर्दे का फंक्शन होता है साल्ट और वाटर के बैलेंस को बरकरार रखना, या सल्यूट और सॉल्वेंट के बैलेंस को बरकरार रखना। तो गुर्दा ये दो फंक्शन करते हैं। अगर आप पानी कम लेते हैं, कुछ एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि पानी बॉडी में अब पानी कम है और सल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इसी वजह से जो यूरिन प्रोड्यूस होते हैं वो क्वांटिटी में कम होते हैं और वो येलोविश कलर होते हैं, मतलब होता है कि इसमें सल्यूट ज़्यादा है। आप ज़्यादा पानी लेते हैं और बॉडी में एक्सेसिव वाटर है, ज़रूरत के अलावा ज़्यादा वाटर है अब बॉडी में, तो बॉडी ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस करती है डाइल्यूट फॉर्म में, वाटरिश कलर में। मतलब ये होता है कि उसमें सल्यूट का मकदार कम है। ये सब चीज़ें कौन रेगुलेट करता है? हमारी किडनी करती है। इसके अलावा किडनी ब्लड से तमाम नाइट्रोजीनियस वेस्ट को फिल्टर करता है, फिर यूरिन के ज़रिए वो बॉडी से बाहर जाता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये किडनी एज अ होम्योस्टैटिक ऑर्गन है। फॉर योर इंफॉर्मेशन में लीवर की बात हुई है। लीवर भी एक होम्योस्टैटिक ऑर्गन है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन करता है, क्योंकि बॉडी में जब मेटाबॉलिज्म होती है प्रोटीन की, तो प्रोटीन की ब्रेकडाउन के बाद एक लीवर तो एक ये काम करती है कि जो डेड आरबीसी होती हैं उससे बाइल बनाते हैं। बाइल हमारे पास एक ख़ास किस्म का प्रोडक्ट होता है और डाइजेशन में मदद करता है, ठीक है। दूसरा, ये जो हेमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन करता है और लिवर के ज़रिए वो रिमूव होता है। इसके अलावा जब प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म होती है तो एज अ रिजल्ट अमोनिया बन जाता है, जो एक इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है बॉडी के लिए। लिवर उस अमोनिया को कन्वर्ट करता है यूरिया में, फिर यूरिया कुछ लेस टॉक्सिक है, इसका इतना नुकसान नहीं है, जो फिर यूरिन के साथ बॉडी से निकल जाता है। तो ये हैं कि हमारे पास लिवर भी एक होम्योस्टैटिक ऑर्गन है और बॉडी में इंटरनल कंडीशन को नॉर्मल या बैलेंस रखने के लिए कोशिश करता है। यूरिनरी सिस्टम पर थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पर कि यूरिनरी सिस्टम क्या है। इंसान का जो यूरिनरी सिस्टम है या एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसमें चार चीज़ें हैं। अफेयर ऑफ किडनी, दो गुर्दे होते हैं यूरिनरी सिस्टम में। अफेयर ऑफ यूरेटर्स, दो ट्यूब होते हैं जो गुर्दे से निकलते हैं और आते हैं यूरिनरी ब्लैडर में। एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और लास्ट वन एक यूरेथ्रा होता है, जिस पर फिर यूरिन बॉडी से बाहर जाते हैं, अनेरो पोर्शन होता है। किडनी का काम है एक्स्ट्रा वाटर को, साल्ट को, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को, तमाम चीज़ों को रिमूव करना। हर एक किडनी से जो ट्यूब निकलता है और वो ट्यूब आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, ये ट्यूब कहलाता है यूरेटर्स। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं,
तो 2 यूरेटर्स होते हैं। ठीक है, एक और भी आप यहाँ पर पॉइंट नोट कर ले, यहाँ पर अगर आप दोनों किडनी यहाँ पर अगर आप देख ले किडनीज को, तो ये राइट साइड पर जो किडनी है ये साइज़ में थोड़ा छोटा भी है और पोजीशन में से थोड़ा नीचे भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पोजीशन में थोड़ा सा नीचे है लेफ्ट वन से। लेफ्ट साइड का जो गुर्दा है ये साइज़ में थोड़ा सा बड़ा होता है और पोजीशन में थोड़ा सा ऊपर होता है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, यूरेटर के बाद आता है नंबर यूरिनरी ब्लैडर का। यूरिनरी ब्लैडर मसल का एक स्ट्रक्चर होता है, एक मस्कुलर सेक होता है, जो जिसका क्या काम है, इसका काम है यूरिन को स्टोर करना। तो जब इसमें काफ़ी यूरिन का मकदार जमा हो जाता है तो फिर उनको बाहर ले जाना बॉडी से। और यूरिथ्रा क्या है, यूरिथ्रा एक इंतहाई ट्यूब होता है नैरो, जिनके ज़रिए यूरिनरी ब्लैडर से लेकर बॉडी से बाहर जाते हैं। तो ये 4 चीज़ें जो हैं ये इंसान की यूरिनरी सिस्टम को बनाते हैं। स्ट्रक्चर पर थोड़ा सा इस तरह बहस करते हैं कि इंसानी गुर्दे का स्ट्रक्चर हमारे पास किस तरह है। तो जहन में एक क्वेश्चन आता है कि गुर्दा हमारे पास एक इंतहाई इम्पोर्टेंट आर्गन है बॉडी का, तो कभी क्या आप लोगों ने ये सोचा है कि गुर्दा किस चीज़ से बना है फर्दर? जिस तरह हमारे ब्रेन होते हैं, तो ब्रेन हमारे पास एक टोटल मास का नाम है, फिर हम कहते हैं कि ब्रेन बने हैं न्यूरॉन से। इसी तरीके से ये किडनी भी कोई ऐसा चीज़ होगा जो तमाम एक दूसरे के साथ इकट्ठा होकर क्या बनाएंगे, वो किडनी का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर और ये फंक्शनल किडनी पर बांधता है। ठीक है, तो इन पर अब यहाँ पर डिटेल बहस करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये जहन में रखिए कि गुर्दे एब्डोमिनल रीजन में होते हैं और ये डोर्सल साइड पर होते हैं, मीन दैट के बॉडी के बैक साइड पर होते हैं हमारे एब्डोमिनल रीजन में। ठीक है, एक गुर्दा वर्टेबल कॉलम के एक साइड पर है, दूसरा वर्टेबल कॉलम के दूसरे साइड पर है। राइट किडनी थोड़ा सा लोअर है और स्मॉलर है लेफ्ट से। ठीक है, किडनी का स्ट्रक्चर बीन शेप है, जिस तरह बीन का स्ट्रक्चर होता है, और इसका कलर जो है वो डार्क ब्राउन है। किडनी का एक स्ट्रक्चर, एक साइड सरफेस एक कन्वेक्स होता है, बाहर निकला हुआ, एक स्ट्रक्चर कनकेव होता है, इनसाइड जो केव की तरह होता है। अब ये कनकेव साइड क्या करता है, ये कनकेव साइड होता है टुवर्ड द वर्टेबल कॉलम, मीन दैट के वर्टेबल कॉलम होता है और किडनी का जो कनकेव साइड है ये उसी के साइड पर होते हैं वर्टेबल कॉलम की तरह। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन यहाँ पर उन्होंने किडनीज के बारे में की है। किडनी, हर एक किडनी एक फ़र्दे में, एक मेम्ब्रेन में एनक्लोज्ड होती हैं, कवर्ड होती हैं। जिस तरह हमने लंग्स की बात की थी कि लंग्स के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होता है, फ्लूरल मेम्ब्रेन, इस तरह यहाँ पर किडनी जो है ये कुछ टिश्यू ने एनक्लोज्ड किया है, वो कहलाते हैं रीनल कार्फ्यूजन। यहाँ पर रीनल का वर्ड जो है वो बार बार आएगा, तो रीनल का मतलब होता है गुर्दा, किडनी। ठीक है, तो रीनल कैप्सूल वो चीज़ हैं जो गुर्दे के इर्द गिर्द होता है, एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है, एक प्रोटेक्टिव कुछ टिश्यूज होते हैं। ठीक है, गुर्दे का जो कनकेव साइड है उन पर एक डिप्रेशन होता है जिनको हाइलस कहलाता है, और ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर आर्टरी गुर्दे में जाती है, जहाँ पर वेन गुर्दे से निकलता है और जहाँ पर यूरेटर गुर्दे से निकलता है। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा सा। ये एक ओरिजिनल गुर्दे का स्ट्रक्चर है जिनका क्रॉस सेक्शन किया गया है। तो असल में जो यहाँ पर अब बात हुई रिसेंटली हाइलस की, तो गुर्दे का ये साइड आप देख सकते हैं कि ये साइड इसका कन्वेक्स है और ये साइड इनका कनकेव है। तो कनकेव साइड में वो पोजीशन जहाँ पर 3 ट्यूब सारे गुर्दे को और 3 ट्यूब्स की कनेक्शन होता है। एक सबसे पहले एक मैं कनेक्शन ड्रा करता हूँ ये, तो परस करें कि ये हमारे पास आर्टरी हैं। क्या चीज़ हैं? आर्टरी, मैंने AR लिखा। तो आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आती हैं, गुर्दे में तो ये मैं यहाँ पर एरो का साइन करता हूँ इस तरह। दूसरा, गुर्दे से एक और ट्यूब निकलता है, वो होता है वेन। क्या होता है? वेन, मैंने यहाँ पर V लिखा। और इस वेन में गुर्दे से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाती हैं लंग्स की तरफ। तीसरा यहाँ पर जो स्ट्रक्चर या ट्यूब निकलता है वो होता है यूरेटर। यूरेटर्स में जब यहाँ पर पेशाब बन जाते हैं तो वो फिर आता है यूरेटर में, फिर आता है यूरिनरी ब्लैडर। तो गुर्दे का ये सेक्शन जहाँ से
आर्टरी एंटर होता है, जहाँ से वेन निकलता है, जहाँ पर यूरेटर्स निकलता है, ये पोर्शन कहलाता है हाइलस। ये क्या कहलाता है? हाइलस, ये हेलस कहलाता है। ठीक है, तो ये एक ओरिजिनल गुर्दे का स्ट्रक्चर है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हम बात करेंगे अब कि अगर हम गुर्दे का क्रॉस सेक्शन लेते हैं, लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन का मतलब ये होता है कि वर्टिकली अगर हम एक गुर्दे को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, तो गुर्दे के दो बुनियादी हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? दो बुनियादी हिस्से होते हैं। गुर्दे का सबसे जो बैरूनी हिस्सा है, ये आउटसाइड का जो रीजन है, ये कहलाता है रीनल कॉर्टेक्स। क्या कहलाता है? रीनल कॉर्टेक्स कहलाता है। फिर इसके बाद जो ये हिस्सा है, ये इस तरह रिमेनिंग पार्ट जो है, ये कहलाता है रीनल मेडुला। ये रीनल मेडुला होता है। फिर रीनल मेडुला में यहाँ पर आप देख सकते हैं फायरामिड। ये जो स्ट्रक्चर हैं, स्ट्रक्चर रेड है तो पूरा नज़र नहीं आ रहा, इसका कलर चेंज करते हैं बाद में। चलो ठीक है, ये मैं इस तरह चेंज करता हूँ। तो ये जो स्ट्रक्चर हैं, ये होते हैं रीनल फायरामिड। अब फायरामिड हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, त्रिकोण लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, इनके दो, एक साइड ब्रॉड होता है और जो टिप इसका होता है वो नैरो होता है। ठीक है, तो गुर्दे में बुनियादी तौर पर एक होता है रीनल कॉर्टेक्स, दूसरा होता है रीनल मेडुला। फिर रीनल मेडुला में होते हैं रीनल फायरामिड। यहाँ पर एक और भी स्ट्रक्चर है, रीनल पेल्विस। ये रीनल पेल्विस वो पॉइंट है जहाँ पर इन तमाम स्ट्रक्चर्स में, रीनल फायरामिड और रीनल कॉर्टेक्स में यूरिन बनता है। फिर वो यूरिन कलेक्ट होता है यहाँ इस स्ट्रक्चर में, और फिर इस स्ट्रक्चर से वो आता है यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये हमारे पास गुर्दे का एक स्ट्रक्चर है, जब हमने भी बात की। बाद में जब आप बुक वाले ये रीड करेंगे तो जो मैंने वर्बली यहाँ पर एक्सप्लेन किया, ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी यहाँ तक। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ में हमारे पास हैं द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी आर कॉल्ड नीफ्रॉन। अब पहले मैंने आपको बताया कि नीफ्रॉन क्या चीज़ है, गुर्दा किस चीज़ से बना है। तो एक गुर्दे में तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा नीफ्रॉन होते हैं। एक गुर्दे में 1 मिलियन से ज़्यादा नीफ्रॉन होते हैं। तो दोनों गुर्दों में 2 मिलियन यानी 20 लाख से ज़्यादा नीफ्रॉन है। अब नीफ्रॉन क्या चीज़ है? नीफ्रॉन इज़ द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जो यूरिन फॉर्मेशन होती है ना, ये असल में गुर्दे में नीफ्रॉन करता है। ठीक है, तो 1 मिलियन नीफ्रॉन कंबाइन होके गुर्दे का तमाम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जिस तरह आप शूज़ ख़रीदते हैं, जिस तरह आप कपड़े वगैरह इस तरह हम ख़रीदते हैं, तो वो एक ब्रांड होती है। फॉर एग्जांपल बाटा होगी तो बाटा एक कंपनी होगी, उस कंपनी में हज़ारों लोग जो है वो काम करेंगे। तो अगर बाटा की कंपनी शूज़ बनाती है, वो चप्पल बनाती है या कोई और चीज़ बनाती है, तो हम इस तरह नहीं कहते कि बाटा की कंपनी में 5000 लोग हैं, उन 5000 लोगों ने ये शूज़ तैयार किया है। वी आर ओनली रिप्रेजेंटिंग द टोटल, या जो सिर्फ कंपनी का नाम है हम वो रिप्रेजेंट करते कि ये बाटा के शूज़ हैं। बाटा तो खुद एक चीज़ नहीं है जो आपके शूज़ बनाते हैं, उसमें लोग होंगे, वो लोग इन तमाम चीज़ों को बनाते हैं, पर वी आर नॉट रिप्रेजेंटिंग देयर नेम्स। इसी तरीके से हम कहते हैं कि गुर्दा क्या करता है? गुर्दा फिल्ट्रेशन करता है, गुर्दा ब्लड प्यूरिफिकेशन करता है। बुनियादी तौर पर ये फिल्ट्रेशन करता है नीफ्रॉन। कितने नीफ्रॉन्स होते हैं? मोर देन 1 मिलियन ऑफ नीफ्रॉन्स इन ईच किडनी। ठीक है, नीफ्रॉन क्या चीज़ है? तो आपको बुनियादी तौर पर ये जहन में रखिए कि सबसे पहले कि आप लिख के नीफ्रॉन, फिर नीफ्रॉन से 2 एरो ड्रा करें उसी वर्ड से, और नीफ्रॉन के 2 हिस्से होते हैं। एक नीफ्रॉन फर्दर डिवाइड होता है 2 हिस्सों में। एक इसका हिस्सा होता है रीनल कार्प्यूसिल, दूसरा होता है रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल कार्प्यूसिल में फिर अलग हिस्से होते हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स में फिर अलग हिस्से होते हैं। पर सबसे पहले आपको ड्रा करना है नीफ्रॉन, आप लिख के, फिर नीफ्रॉन के 2 हिस्से होते हैं और हर एक हिस्से में फिर अलग अलग हिस्से होते हैं। जिस तरह मैं आपको यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ, आप इस तरह लिख के नोटबुक में नीफ्रॉन इन मैंने लिख लिया। फिर आप इस तरह करें कि एक एरो इस तरह ड्रा करें, एक इस तरह ड्रा करें। तो एक नीफ्रॉन का हिस्सा होता है रीनल कार्प्यूसिल, मैंने RC यहाँ पर लिखा। दूसरा नीफ्रॉन का हिस्सा होता है रीनल ट्यूब्यूल्स, आप इस तरह लिख के, ठीक है, एक पेज पर। तो फिर ये मेमोराइजिंग में या क्लियर करने में आसानी होगी। ठीक है, अब इस तरह होता है कि रीनल कार्प्यूसिल वाले पार्ट पे आते हैं, जो मैंने एक नंबर पर लिखा
और एक नंबर में फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास है रीनल कार्पिस्यूल वाला हिस्सा। तो अब ये रीनल कार्पिस्यूल वाला हिस्सा आप डिवाइड करें अलग फिर दो में। इसमें ए नंबर पर हमारे पास हैं ग्लोमेरुलस और बी नंबर पर हैं बोमेन कैप्सूल, ठीक है। अब ये रीनल ट्यूब्यूल का जो हिस्सा है जो 2 पर हमने रिप्रेजेंट किया था इसका, आप इनको 3 में डिवाइड कर ले इस तरह। तो इसमें होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मेन एपीलिक का, दूसरा लूप ऑफ हेनली एलिक का, और तीसरा डीलिक का डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो इस तरह अगर आप इसको एक फिगर वाले फॉर्म में ड्रा करेंगे फिर मेमोराइजिंग में या कंसेप्ट क्लियर करने में आसानी हो, ठीक है। तो जो निफ्रान का पहला हिस्सा है वो रीनल कार्प्यूसल होता है, और इसी हिस्से में फिर 2 हिस्से हैं, एक ग्लोमेरुलस है और दूसरा बोमेन कैप्सूल है। ग्लोमेरुलस क्या चीज़ है? ग्लोमेरुलस नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, छोटे छोटे ब्लड कैपिलरी एक क्लस्टर बनाते हैं और वो क्लस्टर कहलाते हैं क्या चीज़? वो कहलाता है ग्लोमेरुलस। इस क्लस्टर के इर्द गिर्द एक कप शेप स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह कप होता है, और वो कप शेप स्ट्रक्चर कहलाता है बोमेन कैप्सूल। तो ये 2 स्ट्रक्चर हैं। रीनल ट्यूब्यूल जो हैं ये निफ्रान का एक लॉन्ग ट्यूब होता है, इस ट्यूब के 3 हिस्से होते हैं। एक प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल होता है, एक यू शक्ल में होता है लूप ऑफ हेनली, और एक तीसरा लास्ट वन होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर बाद में जो है मेनी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जमा होके कलेक्टिंग डक्ट्स में यूरिन को ले आते हैं, फिर कलेक्टिंग डक्ट से आता है रीनल पेल्विस में, फिर रीनल पेल्विस से यूरेटर में आता है। तो यहाँ पर बेटा आप ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा इसकी वजाहत करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास निफ्रान का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हम बुनियादी तौर पर इस पॉइंट से स्टार्ट लेते हैं, ये चीज़ें हम काटते हैं, ये इसमें वहाँ पर प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस नहीं किया अभी, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर हम स्टार्ट लेते हैं निफ्रान के स्ट्रक्चर की एक्सप्लेनेशन की, तो आप यहाँ पर देखिए एक इसका हिस्सा होता है रीनल कार्पिस्यूल, दूसरा हिस्सा है रीनल ट्यूब्यूल। तो जिस तरह मैंने पहले बताया कि रीनल कार्पिस्यूल में 2 स्ट्रक्चर हैं, एक ग्लोमेरुलस हैं और एक बोमेन कैप्सूल है, और रीनल ट्यूब्यूल में 3 स्ट्रक्चर हैं, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, डिस्टल ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हेनली, ठीक है। तो ये प्रीवियस से आप वो आसानी अगर आपने ड्रा किया है तो आपको ये इंतहाई ईजी होगा। अब ग्लोमेरुलस की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप ग्लोमेरुलस को देख सकते हैं, अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है, ये कहलाते हैं ग्लोमेरुलस। और इसके इर्द गिर्द अगर आप देखें तो एक कप शेप स्ट्रक्चर है, कप की तरह ये स्ट्रक्चर है इस तरह, ये कहलाता है बोमेन कैप्सूल। क्या कहलाता है? बोमेन कैप्सूल। तो सबसे जो रीनल कार्पिस्यूल वाला पार्ट है वो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर वो ख़त्म होता है। फिर इसी पॉइंट से इसी तक, यहाँ तक, ये टोटल पार्ट्स कहलाता है रीनल ट्यूब्यूल्स। फिर रीनल ट्यूब्यूल्स के 2 हिस्से हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहला हिस्सा, फिर यहाँ से ले तक लूप ऑफ हेनली अलग हिस्सा है जो यू शेप में होता है ये वाला, और ये थर्ड वन लास्ट अलग हिस्सा है, ठीक है। तो ये एक टिपिकल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह है, और इस तरह मिलियंस ऑफ न्यूरॉन कलेक्ट होकर क्या बनाते हैं? वो एक किडनी बनाते हैं। होम असाइनमेंट आपके लिए क्या है? होम असाइनमेंट ये है कि राइट एंड मेमोराइज होम्योस्टेसिस एंड आर्गन ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस को डिफाइन करना है, राइट करना है, और कौन से आर्गन बॉडी में एक्ट एज अ होम्योस्टेसिस। जिस तरह हमने स्किन पढ़ा, हमने लिवर पढ़ा, हमने किडनी पढ़ा, और इसके अलावा ये स्ट्रक्चर हमने पढ़े, तो ये हमारे पास होम्योस्टेटिक आर्गन है, ठीक है। तो आपको ये राइट भी करना है, मेमोराइज भी करना है। इंशाल्लाह कमिंग क्लास में न्यूरॉन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा और भी वाज़ेह जो है इसकी वजाहत करेंगे, और फिर फर्दर क्लास में यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे। आज के लिए इंशाल्लाह एक काफ़ी होगा।